दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से होंगे। आज मैं आपके सामने एनटीपीसी एग्ज़ाम जो जल्दी ही होने वाला है उसके लिए साइंस के बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप सभी लोग इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़िए, बहुत आराम से यहाँ से क्वेश्चन आप मैंने क्या किया है, बहुत अच्छे तरीके से एक हमने टेबल बना दी है। डायरेक्टली मैं आप टॉपिक पर आ जा रहा हूँ, मैं कुछ बातें करने वाला आज नहीं हूँ। हम क्या किया, हमने एक टेबल बना दी है। इस टेबल के द्वारा आपको आराम से याद हो जाएगा। तो हम बात करेंगे, आज हम कोशिका सेल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की, तो डिस्कवर वो कोशिका, डिस्कवरी ऑफ कोशिका सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था। आप हमेशा याद रखोगे कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? एक रॉबर्ट हुक थे, एक क्या थे? रॉबर्ट ब्राउन थे। इन दोनों में जरा सी भी अगर आप गलती करोगे तो क्या करो, जरा सा भी अगर आप नहीं सचेते टाइम पर तो यहां से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? सेल की थी, कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज किया था? इन्होंने किसकी की थी? ये केंद्रक की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से आपको जब पढ़ना है, दोनों साथ में पढ़ना। रॉबर्ट हुक ने किसकी कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। एक बार आज का हमारा टॉपिक जो है, आज का हमारा टॉपिक पूरे तरीके से न्यूक्लियस के बेस पर ही है, अर्थात केंद्रक के बेस पर केंद्रित है। क्या है आज का हमारा टॉपिक? जीव विज्ञान का केंद्रक के बेस पर ही केंद्रित है। तो बात कर रहे हैं कि हमारे क्या होता है कि केंद्रक के आधार पर जो कोशिका होती है दो प्रकार की होती है। अगर हम कोशिका को कोशिका के नंबर के आधार पर देखें, क्या देखें? अगर हम कोशिका को कोशिका के नंबर के आधार पर देखें तो भी क्या होती है, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कोशिकीय होती है और बहुकोशिकीय होती है। एक चीज ये, लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हम लोग कोशिका के बारे में बात करेंगे, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन बेस क्या लेंगे? हम केंद्रक लेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक क्या है? केंद्रक कोशिका का एक माइक्रो ऑर्गन्स है। केंद्रक क्या है? कोशिका का एक अति सूक्ष्म अंग है केंद्रक। और क्या है केंद्रक को हम जब पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं कि कोशिका का मास्टर ऑफ माइंड कौन है, कोशिका का डॉन कौन है, कोशिका का सबको कंट्रोल करने वाली उसकी बायोलॉजिकल रिएक्शन को कौन है? केंद्रक है। अब बात होती है हमें केंद्रक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। अगर क्वेश्चन आता है कि केंद्रक कितनी परतों से बना होता है, तो केंद्रक दो परतों से बना होता है। एक बाहरी परत होती है, एक आंतरिक परत होती है, जिसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है। केंद्रक में क्या होता है? जगह जगह पर छिद्र बने होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैं यहाँ पे आपको जल्दी से मैं यहाँ से खींच दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। देख रहे हैं हमने क्या किया, केंद्रक को बना दिया। यही क्या है, इस तरीके से केंद्रक आपके दिखाई पड़ते हैं, अगर आपने देखा होगा बुक में। अब क्या है, केंद्रक का क्वेश्चन आता है कि खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, केंद्रक कितनी परत का बना होता है? दो परत के, बाहरी परत आंतरिक परत का बना होता है। इसमें क्या मिलते हैं? इसको पोर कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? हम छिद्र कहते हैं। ये आपने देखा। फिर बात आती है कि केंद्रक के अंदर जो द्रव मिलता है उसको क्या कहते हैं? केंद्रक के अंदर एक पानी मिलता है, एक द्रव मिलता है, जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, या केंद्रक द्रव क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव के नाम से हम जानते हैं। अब बात आती है कि और क्या है ये केंद्रक? हमने क्या केंद्रक को मास्टर ऑफ माइंड क्यों कहा, केंद्रक को डॉन क्यों कहा? क्योंकि केंद्रक के अंदर ही क्या मिलता है? केंद्रक के अंदर डीएनए मिलता है। अगर क्वेश्चन आता है कि डीएनए कोशिका में कहाँ मिलता है, तो क्या बताओगे? डीएनए कहाँ मिलता है आपका? कि केंद्रक के अंदर मिलता है।
अब बात आती है केंद्रक का एक भाग और होता है जो थोड़ा गाढ़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियुलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियुलस बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रिकाभ। क्या बोलते हैं, केंद्रिकाभ। ये आपका केंद्रिकाभ है। और केंद्रिकाभ में क्या बनता है, राइबोसोम बनता है। क्या बनता है, राइबोसोम बनता है। और राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, 70S होता है और 80S होते हैं। ये आप क्या देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे आपने केंद्रक के बारे में बता दिया। अब फिर से बता दे रहा हूँ, डबल मेम्ब्रेन है, इसमें एक द्रव मिलता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें एक गाढ़ा द्रव जिसको क्या कहते हैं, केंद्रिकाभ कहते हैं, न्यूक्लियुलस कहते हैं। इसी में क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। फिर क्या होता है, इसी में डीएनए मिलता है। अब हमको क्या बात करना है, हमको बात करना है कि केंद्रक के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो केंद्रक के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, प्रोकैरियोटिक। क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। एक क्या होती है आपकी, यूकैरियोटिक सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक का प्रो का मतलब होता है नॉट ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक या न्यूक्लियस। जिस कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं मिलते हैं या जिसमें केंद्रक नहीं मिलता है उसको क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। इसका एक नाम और होता है, इसको हम लोग प्रिमिटिव सेल के नाम से भी हम जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, आद्य कोशिका, कोशा के लिख दे रहे हैं हम, आद्य कोशा कहते हैं। ये हुआ। इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस नहीं मिलता है, अनुपस्थित होता है। डीएनए क्या होता है, डीएनए पूरी कोशिकाओं में फैला रहता है, और जहाँ पे डीएनए मिलता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि एनटीपीसी में, रेलवे ग्रुप डी में कहीं पर कि न्यूक्लियाइड किसमें मिलता है, प्रोकैरियोटिक में कि यूकैरियोटिक में, तो क्या बताओगे कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियाइड मिलता है। ये बात हो गया। अब बात आती है प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत कौन कौन बैक्टीरिया आपकी प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया के बाद आपकी क्या है, हम बात कर रहे हैं कि वायरस भी क्या है, कोरोना वायरस। जो कोरोना है आपका क्या है, कोरोना वायरस है, ये भी क्या है, प्रोकैरियोटिक है। फिर आपका ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, ये भी क्या है, प्रोकैरियोटिक है। इसको आपको याद करना है। इनके अलावा जो भी सेल हैं हमारे अंदर, जो मानव के अंदर मिलती है, प्लांट के अंदर मिलती है, एल्गी, फिर आपका कि फंजाई जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो आपका यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो यहाँ पे हम बात कर चुके। अब इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका किसको कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका उसको कहा जाता है जिसमें केंद्रक, जिस कोशिका में वास्तविक केंद्रक मिलता है उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यहाँ पे समझ, जैसे प्लांट की सेल क्या है, यूकैरियोटिक है। एनिमल की सेल क्या है, एनिमल जो सेल होती है ये आपकी यूकैरियोटिक है। आपकी फंजाई क्या है, फंजाई भी क्या है, आपकी यूकैरियोटिक कोशिका है। तो ये आपने देखा। तो अब आगे देखिए कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है कि किस तरीके से हम दोनों में अंतर दिखा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग न्यूक्लियस के बेस पे, डीएनए के बेस पे, इसके प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका की साइज के आधार पे हम देख सकते हैं। फिर क्या होता है, यूनिसेलुलर क्या होते हैं कि एक कोशिका के आधार पर दे सकते हैं, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकी के आधार पर। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में हम डिफरेंस देखेंगे, समझा। अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि न्यूक्लियस, हमने क्या कहा, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं मिलता है। इसका मतलब न्यूक्लियस क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक में नॉट है, यूकैरियोटिक में यस है। क्या है, ये हो गया न्यूक्लियस केंद्रक प्रोकैरियोटिक में नॉट है, नो है,
यूकैरियोटिक में मिलता है। डीएनए जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में डीएनए क्या होता है, गोलाकार होता है। इसका मतलब क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, इस तरीके से डीएनए मिलता है। ठीक, ये हुआ। लेकिन जो यूकैरियोटिक हमारे अंदर, आपके अंदर क्या मिलता है, वो क्या होता है, डीएनए इस तरीके से होते हैं, लीनियर होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए का आकार क्या है, तो क्या बताओगे, सर्कुलर है, गोलाकार है। यूकैरियोटिक में क्या है, यूकैरियोटिक में लीनियर है, रेखीय है। फिर बात करना है कि साइज क्या है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका क्या होता है, उसका 0.1 से लेकर 5 माइक्रोन तक ये क्या होते हैं, इसका व्यास होता है। और जो आपका यूकैरियोटिक सेल होती है जो हमारे अंदर है वो 10 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन तक इसका व्यास होता है। ये क्वेश्चन पूछता है। अब बात करना है यहाँ पे देखिए यूकैरियोट, अब बात करना यूनिसेलुलर, एक कोश की है। तो एक कोश के आधार पर जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, आपका कि एक कोशिकीय होती हैं। क्या होती है, एक कोशिकीय होती हैं। तो देखो हमने क्या लिखा है, ऑलवेज हमेशा होती हैं। सम टाइम कभी कभी इसमें मानो मतलब कि यूकैरियोटिक में भी एक कोशिकीय आपके मिलने की संभावना होती है। फिर बात आती है कि मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकीय। प्रोकैरियोटिक कभी भी बहुकोशिकीय नहीं हो सकती है, नेवर, हमने क्या लिखा है, नेवर लिखा है। और जो क्या होता है यूकैरियोटिक होती है ये यूजली कभी इसमें हमेशा क्या होते हैं, यूकैरियोटिक हमेशा मल्टीसेलुलर होता है। जैसे हम है, प्लांट है, एनिमल है, गाय है, बकरी है, ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर में आते हैं। तो आज आपने देखा किस तरीके से हमने पूरे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसका रिकॉल कर दे रहा हूं। फिर देखिए अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं फिर से बात कर रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं मिलता, उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है। यूकैरियोटिक में कौन होता है, जिसमें वास्तविक केंद्रक मिलते हैं, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। जैसे प्लांट की सेल हो गई, एनिमल हो गया, फंजाई हो गया, ये हो गया। अब प्रोकैरियोटिक को प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं, जिसको हम लोग आद्य कोशिका कहते हैं। डीएनए क्या होता है, पूरी कोशिकाओं में बिखरा होता है, जहां पे डीएनए रहता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे अंतर देख लिया, ये भी देख लिया। ये याद करना है कि डीएनए की प्रोकैरियोटिक में डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, लीनियर होता है। साइज क्या है, 0.1 से लेकर 5 माइक्रोन तक प्रोकैरियोटिक होते हैं। 10 से लेकर 100 माइक्रोन तक कौन होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो आपने इसको देखा कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने बात की। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना, बोर्ड का एग्जाम हो, हाई स्कूल हो, इंटर हो, कोई भी कंपटीशन हो, आपका की टेट का, यूपी टेट हो, कोई सी टेट हो, कहीं से भी आपका यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को आप ज़रूर इसको शेयर करिए, जिससे हम आपकी मोहब्बत मिलेगी, आपका प्यार मिलेगा, हम अच्छे से आगे से वीडियो लाते रहेंगे। इसी के साथ अपनी शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।